तो सोचिए, एक नया राजा, एक ऐसा सिंहासन जो खुद खतरनाक हो, और फिर एक ऐसा पहला हुक्म जो सब कुछ बदल कर रख दे। आज हम बात करने वाले हैं एक साम्राज्य के उसी सबसे जरूरी पल की, जहां बस एक शपथ पूरे इतिहास का रुख मोड़ सकती है। आप देखिए, महान हॉल में हजारों मोमबत्तियां जल तो रही थी, पर उनकी रोशनी भी उस लोहे के सिंहासन के काले डरावने रूप को जरा भी कम नहीं कर पा रही थी। वो सिर्फ एक कुर्सी नहीं थी, नहीं, वो तो एक चेतावनी थी, एक रिमाइंडर कि सत्ता की कीमत हमेशा खून से ही चुकाई जाती है। अरे ये तो एक ऐसी गद्दी थी जिसकी तेज धारें पहले भी कई राजाओं को जख्मी कर चुकी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, शपथ और सिंहासन। कहानी की शुरुआत होती है एक नए राजा की खतरनाक विरासत से। माहौल एकदम फॉर्मल है, तनाव से भरा हुआ, और इसी समारोह में युधिष्ठिर सिंह को ताज पहनाया जाना है। हर कोई अपनी सांसें रोके बस यही देख रहा है कि अब वो करेगा क्या। और ये देखिए, युधिष्ठिर सिंहासन की तरफ बढ़ रहा है। उसके कंधों पर राजा का वो भारी लाल बैनर है, और दरबार में जितने भी बड़े बड़े खानदान मौजूद हैं ना, सबकी नजरें बस उसी पर गड़ी हुई हैं। हर कोई इंतजार में है कि इसका अगला कदम क्या होगा। अब देखिए, सामने की लाइन में कौन है? रानी मायावती और दुज्जमाएं। उनके चेहरों पर एक, आप कह सकते हैं, सम्मानजनक शोक का नकाब चढ़ा हुआ है। पर असल में यहाँ कोई अपनी असली भावनाएं दिखा थोड़े रहा है। उनके वो एक्सप्रेशनलेस चेहरे और उनकी मौजूदगी, बस यही अपने आप में ताकत का एक शो है। और फिर जरा एक कोने में नजर डालिए, वहां है युधिष्ठिर की बहन उर्मिला, और उसकी नजरें सबसे तेज हैं। वो कोई शोक नहीं मना रही, बिल्कुल नहीं, वो तो बस हिसाब किताब लगा रही है। हर हरकत, हर नजर का मतलब निकाल रही है। असली खेल तो दरअसल यही खेला जा रहा है, दरबार की सियासत का। और सिंहासन के ठीक पास में वहां खड़ी है जीती जागती सैन्य शक्ति, लॉर्ड भीम, अपने पूरे कवच में। उसकी खामोशी है ना, वो किसी भी भाषण से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो इस बात का जिंदा सबूत है कि इस सिंहासन की हिफाजत सिर्फ और सिर्फ तलवारों से होती है। इसके बाद पुरानी रस्में शुरू होती हैं, प्रार्थनाएं गूंजती हैं, तेल से अभिषेक होता है, और फिर आता है वो लौह मुकुट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सोने या जवाहरात का नहीं बना है, ये बना है सादे लोहे से, एकदम कांटेदार। लेकिन सच तो ये है कि इसका वजन किसी भी कीमती ताज से कहीं कहीं ज्यादा है। तभी मुख्य पुजारी की आवाज पूरे हॉल में गूंजती है, और सुनिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, नहीं, ये एक चुनौती है। एक नए राजा के सामने रखी गई पहली और सबसे बड़ी शर्त। जवाब में युधिष्ठिर की आवाज गूंजती है, मैं शपथ लेता हूं। सिर्फ 3 शब्द, लेकिन इन 3 शब्दों में एक पूरे साम्राज्य का बोझ समाया हुआ है। ये एक ऐसा वादा है जिसे उसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना होगा। तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, एक राजा का बोध। ये वो पल है जब उसे समझ आता है कि शासन करने के लिए तलवारों से ज्यादा कुछ चाहिए। देखिए, समारोह तो खत्म हो गया, लेकिन नए राजा की असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। वो परीक्षा जहां रस्मों के पीछे की कड़वी सच्चाई सामने आती। जैसे ही युधिष्ठिर उस डरावने सिंहासन पर बैठने के लिए मुड़ता है ना, अचानक उसकी नजर उन तेज धारों पर पड़ती है, और उसे याद आता है कि ये सिंहासन सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं है, ये खतरे का भी प्रतीक है। अरे ये तो एक ऐसा सिंहासन है जो अपने ही राजा को जख्मी कर सकता है। और ठीक उसी पल उसकी नजरें मिलती हैं अपनी बहन उर्मिला से, और उसकी आंखों में न कोई खुशी, न कोई गम, सिर्फ एक ठंडी शांत कैलकुलेशन। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई शतरंज का खेल देख रही हो, और युधिष्ठिर उसका सबसे जरूरी मोहरा हो। और बस उसी पल युधिष्ठिर को सब कुछ समझ आ गया। अपनी बहन की आंखों में उसे जैसे भविष्य दिख गया था। उसे एहसास हुआ कि दरबार की साजिशों और लोगों के बड़े बड़े इरादों को हराने के लिए तलवारें और फौजें काफी नहीं होंगी। नहीं, उसे एक बड़े प्रतीक की जरूरत थी, कुछ ऐसा जो सिर्फ कहानियों और मिथकों से ही आ सकता था। और यहीं से शुरू होता है तीसरा भाग, विरासत की घोषणा। एक ऐसा भाषण जो सबको चौंकाने वाला है। तो सिंहासन पर बैठने और तालियों का शोर शांत होने के बाद युधिष्ठिर फिर से बोलना शुरू करता है, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक अलग ही मजबूती थी। वो कहता है कि देखिए, शांति बहुत नाजुक होती है,
और दुश्मन हमेशा एक नए राजा को कमजोर समझते हैं। अगर उन्हें गलत साबित करना है तो हमें सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि अपनी भूली हुई विरासत की पूरी ताकत से शासन करना होगा। और फिर वो कुछ ऐसा कहता है जिससे पूरा दरबार चौंक जाता है। वो नाम लेता है प्राचीन आग्नेय वंश का, वो पूर्वज जो ड्रैगन की पीठ पर सवार होकर आए थे और जिन्होंने इस राज्य को बनाया था। वो सबको याद दिलाता है कि अरे, वही पौराणिक खून हमारी नसों में भी तो बहता है। और इसी के साथ वो अपना पहला शाही हुक्म सुनाता है, एक सीधा साफ आदेश जो सब कुछ बदल कर रख देता है। और इसलिए मेरे पहले शाही आदेश के रूप में मैं ड्रैगनस्टोन के किले को फिर से खोलने और उसकी मरम्मत का आदेश देता हूँ। बस इतना सुनते ही पूरे हॉल में कानाभूसी की एक लहर सी दौड़ जाती है। ड्रैगन? क्या नया राजा पागल हो गया है? या उसके पास कोई ऐसा राज है जो किसी और को नहीं पता? दरबार में डर, शक और साजिश की हवा एकदम से फैल जाती है। युधिष्ठिर अपनी बात इन रहस्यमयी शब्दों के साथ खत्म करता है। हम ये पता लगाएंगे कि क्या प्राचीन अग्नि सच में बुझ गई है या सिर्फ सो रही है। और इसके बाद दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। वो एक ऐसा सवाल पीछे छोड़ जाता है जो हर किसी के दिमाग में गूंजने लगता है। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी हिस्से पर, आग की एक गूंज। अब सिंहासनों का खेल और ड्रैगनों का खेल एक साथ शुरू होता है। कहानी का फोकस अब दरबार से हटकर एक बहुत दूर भूली बिसरी जगह पर चला जाता है, जहां इस खेल का सबसे कीमती मोहरा छिपा हुआ है। तो चलिए बहुत दूर चलते हैं ड्रैगनस्टोन के उन काले टावरों में, जहां सिर्फ ठंडी समुद्री हवा की आवाज गूंजती है। वहां पत्थरों के बीच एक बहुत बड़ा ऊबड़-खाबड़ अंडा पड़ा हुआ है, एक भूली हुई निशानी, एक गुजरे हुए जमाने का अवशेष। और यही है राजा के सबसे बड़े दाव का सेंटर पॉइंट। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या उसकी सतह पर गिरने वाली वो चीज सिर्फ पानी की एक बूंद थी, या फिर उसके अंदर से आई एक हल्की सी चटकने की आवाज थी, एक ऐसी आवाज जो शायद पूरे सप्त सिंहासन का इतिहास बदलने वाली थी।